मेरी शादी हुई और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश था। मेरी बीवी शबाना बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत थी। मेरा बहुत ख्याल रखने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ दिखाई देती है कभी कभी वो आंखों का धोखा होता है। शबाना मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और हम दोनों की शादी मोहब्बत की शादी थी। इसलिए मेरे घर वालों ने इस शादी की बहुत मुखालफत की और मुझे मना करते रहे कि एक गैर बरादरी की लड़की से शादी ना करो। मगर मुझ पर इश्क का ऐसा भूत सवार था कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी और शबाना के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। हमारी शादी के बाद मेरे अब्बू ने मुझे जायदाद और घर से बेदखल कर दिया था। लेकिन चूंकि मेरी जॉब थी इसलिए मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं शबाना को लेकर एक फ़्लैट किराया पर लेकर रहने लगा। हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन शुरू हो चुके थे, लेकिन इन खूबसूरत दिनों की उम्र बहुत ही कम थी। क्योंकि शादी के 2 साल बाद ही शबाना ने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दीं। कभी कभी वो रोने लगती और कभी डर के चीखने लगती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बीमारी है और वो ऐसा क्यों कर रही है। वो हमेशा कहती रहती कि उसे घर में अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक आदमी नज़र आता है। मैं उसकी बात पर हैरान हो जाता, क्योंकि मुझे ना तो कोई आवाज़ें सुनाई देती थीं और ना ही कोई नज़र आता था। और ज़्यादातर वक्त अकेली गुजारने लगी और आवाज़ें आती जैसे कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है। लेकिन कौन जानता था कि इन सब बातों की हकीकत ऐसी भयानक होगी जो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। वो इन सब बातों का जिक्र अक्सर मेरे सामने भी किया करती थी, लेकिन मैंने इस सब को शबाना का वहम समझा और उसकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। शबाना हमेशा से कहती, वो देखो वो खड़ा है, वो मेरा सब कुछ ले जाएगा। मैं शबाना से कहता, यहाँ कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। ये कुछ दिन बाद की बात है। मैंने तकरीबन 40,000 के करीब रकम शबाना को दी और बोला इसे संभाल कर दराज में रख दो। मगर जब अगले दिन मुझे उन पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने शबाना से कहा कि वो पैसे ले आओ। शबाना पैसे लेने गई तो खाली हाथ वापस आ गई और बोली वो पैसे वहाँ नहीं हैं। मैं बुरी तरह से सदमे में आ गया। ये कैसे हुआ? वहाँ नहीं है तो कहाँ है? शबाना रोते हुए बोली, ज़रूर वो ही ले गया होगा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। ये क्या कह रही थी? किसका कह रही थी? मैंने कुछ दोस्तों से जिक्र किया तो उन्होंने बताया तुम्हारी बीवी पर जिन्नात का साया है, इसलिए उसे कोई और मखलूक ही नज़र आती है। इस बात पर यकीन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल था, इसलिए इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। शबाना की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं एक बात नोट करने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था घर की चीज़ें गायब होती जा रही थीं। टीवी और मेरे 2 मोबाइल। आखिर ये हो क्या रहा था? मैंने शबाना से पूछा तो उसने कहा, वही आदमी ले गया सब कुछ, तुम उसे मार क्यों नहीं देते? अब मैं बुखला गया, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हालांकि शबाना के जेवर जो लॉकर में रखे हुए थे वहाँ से भी चोरी हो गए। लाखों के जेवर का सदमा अपनी जगह और शबाना की हालत अपनी जगह। मेरी तो ज़िंदगी टेंशन में आ चुकी थी। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता यही लगने लगा था कि ये कोई जिन भूतों का चक्कर होगा। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो रात आई। मेरी रोज़ाना की रूटीन थी। दिन भर का थका रात 10 बजे सो जाता था और फिर सुबह तक आंख ना खुलती। लेकिन एक रात इत्तेफाक कहें या उस रात ने मेरी ज़िंदगी में आना था या खुदा ने मुझे वो सब दिखाना था। मेरी आंख रात 2 बजे खुली। मैंने जब करवट बदल कर दूसरी तरफ देखा तो शबाना बेड पर नहीं थी। मैं कुछ उलझ गया। रात के 2 बजे वो कहाँ चली गई? फिर मुझे कुछ आवाज़ें भी आने लगीं। मैं कुछ तजस्सुस लिए कमरे से बाहर निकला और कमरे से निकलकर लॉन में आया। आंखों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। शबाना लॉन की मिट्टी खोद रही थी, जैसे अंदर कुछ डाल रही हो, और थोड़ी देर बाद उसने मिट्टी बराबर कर दी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शबाना आखिर रात के 2 बजे लॉन क्यों खोद रही है? मैंने इस बात का जिक्र शबाना से नहीं किया और चुपचाप आकर दोबारा बेड पर लेट गया। लेकिन उसके बाद मैं सो नहीं सका और सारी रात मुझे ख्याल आते रहे। अगली रात उसी वक्त एक बार फिर मेरी आंख खुली। एक बार फिर शबाना कमरे में नहीं थी। अब मुझे समझने में देर नहीं लगी कि शबाना कहाँ होगी। मैं कमरे से बाहर निकला।
وہی کل والا منظر تھا۔ شبانہ گڑھا کھود کر اندر کچھ ڈال رہی تھی یا نکال رہی تھی، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو وہ مجھ سے دور تھی اور دوسرا اندھیرا بھی کافی زیادہ تھا، اور پھر روز یہی ہونے لگا۔ اور میں نے اس حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر کیا ہے یہ سب۔ پھر ایک دن شبانہ شاپنگ پر چلی گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہی گڑھا کھودنے لگا جو شبانہ کھودتی تھی۔ جب میں نے مکمل گڑھا کھودا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے سارے پیسے، تقریباً 2-3 لاکھ کے قریب، اور وہ زیور، وہ سب وہیں اس گڑھے میں تھا۔ اور وہاں ایک چھوٹا موبائل بھی تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل نکالا۔ شبانہ کی سچائی بجلی بن کر میرے سر پر گری تھی۔ میں نے موبائل آن کیا، اس میں ایک نمبر تھا اور اس پر بار بار کال کیے تھے۔ حقیقت کی کڑی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی مجھ پر اور بجلی گرنی باقی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ وہیں ویسے چھوڑ کر دوبارہ گڑھا بھر دیا۔ یہ گڑھا شبانہ اپنے لیے کھود چکی تھی، یہاں اب وہ خود گرنے والی تھی۔ وہ جنات بھوت والی ساری کہانی جھوٹ تھی تاکہ وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکے اور میری آنکھوں پر، لیکن جھوٹ کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ پھر 2 دن بعد میں نے شبانہ سے کہا، میں آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اگلے دن واپس آؤں گا۔ یہ بول کر میں گھر سے باہر نکل گیا اور پھر گھر کے پچھلے دروازے سے اندر آ گیا اور بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ شبانہ نے ایک بار پھر اس گڑھے کو کھود کر موبائل باہر نکال کر نمبر ملانے لگی اور اس شخص کو گھر بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص میرے گھر میں آ گیا۔ میں پولیس کو پہلے ہی کال کر چکا تھا، پولیس بھی آ گئی۔ میں بھی شبانہ اور اس شخص کے سامنے آ گیا۔ شبانہ مجھے دیکھ کر بکھلا گئی۔ میں نے شبانہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی۔ اس شخص کو پولیس لے گئی۔ شبانہ طلاق کا داغ لے کر میرے گھر سے نکل گئی اور میں اتنے بڑے دھوکے کے بعد پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ شبانہ سے میں جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے اس سے اس دھوکے کی امید نہیں تھی، لیکن جہاں پر اعتبار زیادہ ہو، دھوکہ ہمیشہ وہیں سے ملتا ہے۔